हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे, है ना। देखो, फिजिक्स में जो फिजिक्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था, फिजिक्स में मैंने आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स करा दिया। इसमें बेसिक मैथमेटिक्स उसकी कंप्लीट वीडियोस हैं यहाँ पर, है ना। जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, इसमें इंटीग्रेशन करा था, डिफरेंशिएशन करा था और एक वेक्टर्स किया था, है ना। वेक्टर्स पे तो काफी क्वेश्चंस की भी वीडियो डाली थी, इंटीग्रेशन भी किया, डिफरेंशिएशन भी। अब देखो, फिजिक्स के लिए तीनों टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट होते ही हैं, ये तो आना ही चाहिए, अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अदरवाइज फिजिक्स तो मतलब अलग ही लेवल की है, ठीक है। और इसके अलावा एक टॉपिक और, जैसे ट्रिग्नोमेट्री भी आना चाहिए थोड़ा बहुत, बेसिक इसका यूज होता है ना, कि रेशियोज क्या होते हैं, साइन थीटा कोस थीटा, इतना आना चाहिए। वैसे इसके भी लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्री काफी डिटेल्ड है ना, तो जितना यूजफुल है उतना कर सकते हैं। बाकी 10th में पढ़ा हुआ ही है। ये तीनों टॉपिक थोड़े नए आते हैं, जो कि 11th 12th की मैथ्स से आते हैं, तो इनको करना ज्यादा जरूरी होता है। इनका बेसिक आइडिया हमें होता है, ठीक है। लेकिन अभी हम आगे जो फिजिक्स में स्टार्ट करने वाले हैं ना, इसमें सिलेबस स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा 11th 12th का है। कंटिन्यूस वीडियो आएंगे, अभी काफी टाइम लगा आने में, अब कंटिन्यूस वीडियो आएंगे। सिलेबस स्टार्ट करेंगे, जो कि स्टार्ट हम कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिज्म से, है ना। 11th का ये चैप्टर है, सेकंड बुक का। बीच से इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट बुक है, उस वो अलग कंसेप्ट है, मैकेनिज्म है, पूरा मैकेनिक्स है ना। ये सेकंड मैकेनिक्स है। तो एक इसमें सॉलिड्स का मैकेनिज्म होता है और एक ये फ्लूइड का है। तो सॉलिड मैकेनिज्म भी कर लेंगे, छोटा टॉपिक है, छोटा चैप्टर है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। पहले फ्लूइड मैकेनिज्म कर लेते हैं, थोड़ा अलग टॉपिक है ये, तो इसका पीछे से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेटेड नहीं है ये। तो यहाँ से एक स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रेश स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। फ्लूइड मैकेनिज्म में क्या होगा, जैसा हम समझ सकते हैं कि मैकेनिज्म क्या है। अगर इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देखें फ्लूइड मैकेनिज्म की, है ना, तो इसकी डेफिनेशन ये होगी कि इट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट एंड इन मोशन। ये एक इसकी बेसिक डेफिनेशन होगी, अगर हम इसी के नाम की देखें तो। फ्लूइड मैकेनिज्म, व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिज्म, कि जो बिहेवियर होता है ना फ्लूइड का, रेस्ट में और मोशन में। अच्छा, ये डेफिनेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्लूइड हमारे पास दोनों स्टेट में पॉसिबल है, रेस्ट में भी और मोशन में भी। अभी इनिशियली हम लोग फ्लूइड को रेस्ट में मानकर चलेंगे कि हमारा फ्लूइड कैसा होगा, रेस्ट में होगा, कोई मोशन नहीं है। देन उसके बाद यही तरीका भी होता है करने का। फर्स्ट बुक में हमने जो मैकेनिक्स किया, उसमें पहले हम लोग स्टैटिक्स देखते हैं, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं रुके हुए, उसके बाद डायनेमिक्स पर आते हैं, ठीक है। काइनामेटिक्स जिसको हम बोलते हैं, उसमें स्टैटिक होता है, देन उसके बाद हम डायनेमिक्स में आते हैं जिसमें मोशन वगैरह आना स्टार्ट होता है, ठीक है, कोज ऑफ मोशन आने लगता है। तो फ्लूइड मैकेनिज्म की डेफिनेशन ये क्लियर है कि हम इसमें फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड व्हेन इट इज एट रेस्ट और इन मोशन, ठीक है। अगर फ्लूइड देखें तो व्हाट इज फ्लूइड, तो अगर सिंपल फॉर्म में देखना चाहे तो ये हो सकता है कि एनीथिंग दैट कैन बी फ्लो, मतलब जो कोई भी फ्लो कर सकता है वो क्या आना चाहिए, फ्लूइड होना चाहिए। और हमें पता है कि ऐसे तो दो ही लोग हैं, लिक्विड हो सकता है या फिर गैस हो सकता है, अगर मैटर्स की फॉर्म में बात करें। मैटर्स जो कि लिक्विड और गैस की फॉर्म में होती हैं, वो फ्लो कर सकती हैं, है ना। तो इन दोनों को ही हम क्या कह सकते हैं, फ्लूइड्स कह सकते हैं। लेकिन इसमें हम लोग सिर्फ लिक्विड को कंसीडर कर कर चलेंगे, गैस को कंसीडर नहीं करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि गैस हम लोग आगे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, इसके लिए सेपरेट चैप्टर है, पोर्शंस में कर लेंगे चीजों को, ठीक है। जैसे सॉलिड्स के लिए मैंने अभी बताया कि सॉलिड का मैकेनिज्म अलग से एक चैप्टर में हम कर लेते हैं। अदरवाइज जो फर्स्ट बुक पूरी हम लोगों ने पढ़ी है वो भी पूरा सॉलिड के ऊपर ही है, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सॉलिड्स में ही होते हैं, है ना, उन्हीं को हम मूव करा रहे होते हैं, तो उनका मैकेनिज्म तो हम लोग पढ़ते ही हैं। तो लिक्विड और गैस का हम सेपरेट करेंगे। यहाँ हम हमारा जो फ्लूइड से मतलब होगा वो लिक्विड से होगा। अदरवाइज फ्लूइड क्या हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और
गैस भी हो सकता है ना। चलो, अभी यहां पर एक और चीज समझने की ये है कि जो फ्लूइड है ना, वो दो स्टेट में हो सकता है ना, दो तरह का हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं, कैटेगराइज हम उसको कर सकते हैं। कौन कौन सा? एक तो आइडियल और एक नॉन आइडियल। नेक्स्ट में ले लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में एक आइडियल फ्लूइड अपने पास होगा और एक नॉन आइडियल फ्लूइड होगा। दोनों में डिफरेंस क्या होगा? देखो, जैसे गैस होती है ना, समझने के लिए गैस लेते हैं, उसको हम सिलेंडर्स में फिल करते हैं। इतना गंदा सिलेंडर तो नहीं, इस तरह के सिलेंडर में हम फिल करते हैं। यहाँ जो गैसेस की जाती है वो कंप्रेस्ड फॉर्म में फिल की जाती है। कंप्रेस क्यों करते हैं? जिससे कि ज्यादा गैस फिलअप की जा सके, अदरवाइज हमें थोड़ी सी गैस को फिल करने के लिए भी बहुत बड़ा वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। तो उसे हमें लिक्विड्स की फॉर्म में बनाकर डाला जाता है कि मतलब कंप्रेस किया जाता है ओवरऑल। कंप्रेस मतलब पिचकाना, पास पास लाना पार्टिकल्स को। तो जो अपने पास आइडियल फ्लूइड होगा ना, वो तो कंप्रेस नहीं किया जा सकता। कैसा होगा? इनकम्प्रेसिबल होगा। जबकि अगर प्रैक्टिकली फॉर्म में बात करें या देखें, तो थोड़ा बहुत हम लिक्विड को क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं, है ना। लेकिन हम आइडियल फ्लूइड माने कि क्योंकि हम सारी सिर्फ लिक्विड की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, तो वो लिक्विड की स्टेट में रहना चाहिए। इट मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल, आइडियल फ्लूइड। और दूसरा इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? नॉन विस्कस। होता क्या है अभी मैं बताता हूं, ठीक है। तो आइडियल और नॉन आइडियल फ्लूइड में हमने डिवाइड कर दिया। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत कंप्रेशन पॉसिबल है, लेकिन हम जितनी भी बात करेंगे आइडियल फ्लूइड के लिए करेंगे, विच इज इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस इन नेचर। इनकम्प्रेसिबल मतलब उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, चाहे कितना ही प्रेशर एक्सर्ट करें, कितना ही प्रेशर लगाए, लेकिन उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। और अगर नो चेंज इन वॉल्यूम फॉर चेंज इन प्रेशर, अगर मैं प्रेशर में चेंज भी कर रहा हूं ना, इंक्रीज कर रहा हूं, काफी इंक्रीज कर दिया, लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा तो डेंसिटी फिक्स होगी। कैसे होगी उसकी आगे बात कर लेंगे। वैसे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम फिक्स, मास तो फिक्स है ही, तो डेंसिटी भी फिक्स होगी, तो वो इनकम्प्रेसिबल होगा। नॉन विस्कस का मतलब क्या होता है? जैसे लेयर्स है ना, पार्टिकल्स की फॉर्म में ही होता है। लिक्विड को ले लेते हैं, वैसे तो सॉलिड का स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, लेकिन मान लो, तो ये जो दो लेयर है ना, कंजिक्यूटिव लेयर्स, जो दोनों आपस में कॉन्टेक्ट में है, लेयर 1 और लेयर 2। अब मैं मान लो लेयर 3 ले लेता, तो वो तो आपस में वैसे ही फोर्स नहीं लगा रही है, लेयर 1 और लेयर 3 तो, है ना, ये आपस में वैसे ही फोर्स नहीं लगा रही है। जो कॉन्टेक्ट में है, वो आपस में कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगाते हैं। तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, नो टेंजेंशियल टेंजेंशियल फोर्स बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लेयर्स ऑफ फ्लूइड ही बोल देते हैं, लेकिन हमारा फ्लूइड से यहाँ पे मतलब क्या है? लिक्विड का मतलब है। हमें गैस का अभी कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ लिक्विड की बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे कंजिक्यूटिव लेयर्स इसलिए बोला, या लेयर्स विच आर इन कॉन्टेक्ट, क्योंकि लेयर 1 और लेयर 3 में तो कोई कॉन्टेक्ट है नहीं, तो वो फोर्स भी कैसे ही लगा सकते हैं। और टेंजेंशियल फोर्स को हम क्या बोलते हैं? शेयरिंग बोलते हैं, शेयर फोर्स। ये आगे हम लोगों ने पढ़ा था, वैसे सॉलिड्स में अगर आपने पढ़ा होगा तो, है ना, फोर्स होते हैं जो टेंजेंशियल होता है उसको शेयरिंग बोलते हैं। तो यहाँ कोई शेयरिंग नहीं होगी, ठीक है, ऐसा मानकर चलेंगे। ये आइडियल फ्लूइड की हम प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। बाकी फ्लूइड्स को अगर हम थोड़ा बहुत और अगर डिफाइन करें, तो फ्लूइड होगा क्या, है ना। फ्लूइड की कोई नेचर, कोई फिक्स शेप नहीं होती है, अमोर्फस होता है ये, अमोर्फस होता है, मतलब नो डेफिनाइट शेप। अच्छा, यहाँ का तो दिख ही नहीं रहा होगा, तो इसको हटा देते हैं। ये सिर्फ यही बताने के लिए बनाया था, छोटू सा सिलेंडर, कि हम यहाँ पे लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते, फ्लूइड को, जो भी हम आइडियल फ्लूइड मान रहे हैं, है ना। तो फ्लूइड की अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, मतलब थोड़ा बहुत अगर फ्लूइड को डिफाइन करें, व्हाट इज फ्लूइड,
तो बेसिक डेफिनेशन तो क्या है, विच कैन फ्लो लाइक लिक्विड एंड गैसेस, और यहाँ हम लिक्विड को कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर थोड़ा बहुत और बताएं तो ये एमोर्फस होता है, एमोर्फस। एमोर्फस मीन्स नो डेफिनाइट शेप, कोई फिक्स शेप नहीं है ना, जैसे भी कंटेनर में डाला वही शेप को ये गेन कर लेगा, है ना। तो इट कैन टेक शेप ऑफ द बीकर और कंटेनर, या कंटेनर में लिख देता हूं, द कंटेनर इन विच इट इज स्टोर, कंटेनर इन विच इट इज स्टोर्ड। मतलब जिस भी बीकर में डाला, बोतल में डाला तो बोतल की शेप का हो गया सिलिंड्रिकल, ग्लास में डाला तो ग्लास की शेप का हो गया, है ना। तो जैसे भी बीकर में या कंटेनर में रखेंगे उसी शेप का हो जाएगा, इसकी खुद की शेप नहीं होती। दूसरा क्या होता है कि ये फ्लो भी करता है, तो फ्लो करता है ड्यू टू इट्स ओन वेट, फ्लो ड्यू टू इट्स ओन वेट। जैसे रिवर्स होती है, रिवर्स में वाटर फ्लो करता है, कैसे फ्लो करता है, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। तो इसका खुद का जो वेट होता है ना, उसी की वजह से ये फ्लो करता है, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हमें लगाने की जरूरत नहीं है ना, फ्लो कराने के लिए। जबकि सॉलिड्स को, ऑब्जेक्ट्स को हमें मूव कराने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, तब वो फ्लो करना स्टार्ट करते। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत बेसिक हम इसकी डेफिनेशन देख सकते थे, फ्लूइड की, फ्लूइड होता क्या है एंड व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिज्म। यहाँ मैंने एक छोटा सा डायग्राम और लिया हुआ है एनसीईआरटी से, है ना। ये एक हमारा क्या बोल सकते हैं इसको, डिवाइस बोल सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, विच इज यूज्ड टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स, है ना। एक्चुअली में नाम भी इसका हाइड्रोलिक लिफ्ट ही है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, और कार को ये लिफ्ट कर रहा है, पास्कल लॉ पर है। तो ये भी एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी है कि कोई अगर यहाँ से मैंने प्रेशर में चेंज किया तो सेकंड मतलब किसी भी पॉइंट पर फ्लूइड में उतना ही चेंज होगा, जिसका हम कुछ यूज लेते हैं, आगे देखेंगे इस चीज को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं, एक हमें बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है वो पता होना चाहिए, डेंसिटी, जो कि बहुत ज्यादा यूज होगा, है ना। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी मैंने अभी बताया, रो से हम डिफाइन करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। पहले फील ले लेते हैं, डेंसिटी का मतलब है क्या। देखो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये अपने पास होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड्स में हमें पता है कि अगर इसका देखें तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो काफी पास पास होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, इस तरह से, है ना। अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में ये थोड़ा जो गैप होता है ठीक ठाक होता है, ये अगर हम लिक्विड को डिफाइन करें। और अगर यही मैं गैस के लिए बना रहा हूं तो इसमें बहुत ज्यादा गैप होगा पार्टिकल्स में, है ना। पार्टिकल्स में क्या होगा, बहुत ज्यादा गैप होगा। तो समझना क्या है यहाँ से, ठीक है, ऐसा होता है, हमें पता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है, वो कम होता है गैसेस में, उससे ज्यादा होता है लिक्विड्स में, और सबसे ज्यादा होता है सॉलिड्स में, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। इससे समझना ये है कि अगर सपोज मैंने यहां से एक एक ग्लास, सेम ही ग्लास यूज किया मैंने, कोई भी वो यूज कर सकते हैं हम, एक गिलास मैंने यूज किया, है ना। इस गिलास को इसमें डुबोया, भरकर निकाला, सॉलिड, अब ये तो सॉलिड है, कैसे भर के निकालेंगे, मतलब ये, मतलब मस्त एकदम मैंने इसको क्या किया हुआ है, हीटअप किया हुआ है ना। तो वो जो आयरन वो है जो वो कटने लग जाएगा थोड़ा बहुत, समझ लो, है ना, सॉलिड से। तो वो मैंने निकाल लिया, यहाँ पे ले आया, मैंने यहाँ डाल दिया उसको। सेकंड, मैंने अगेन इस गिलास को यूज किया, लिक्विड भर के निकाला बाहर, वो मैंने यहाँ निकाला, ठीक है, 1 2, और ये मैंने गैस को भर के निकाला। अब देखो वॉल्यूम सेम है, क्योंकि सेम ही मैंने कंटेनर यूज करा है निकालने के लिए, है ना, वॉल्यूम सेम होगा। लेकिन पार्टिकल किसके ज्यादा है, सॉलिड्स के सबसे ज्यादा पार्टिकल है, लिक्विड के उससे कम होंगे, और गैस के तो बहुत ही कम होंगे, है ना। गैस को तो जितना फ्री स्पेस मिलेगा वो तो उतने में फैलेगा, तो वो तो शायद गिलास में आया ही ना हो, है ना, बहुत कम पार्टिकल्स आएंगे। तो किसका मास ज्यादा होगा,
सॉलिड का मास ज्यादा होगा, लिक्विड का उससे कम होगा, गैस का उससे कम होगा। तो ये डेंसिटी होती है ना, कि अगर एक फिक्स वॉल्यूम में मास कितना होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यही डेफिनेशन से ही या बोले कि फॉर्मूला से ही डेफिनेशन बना ले। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मास की यूनिट क्या होती है केजी, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है मीटर क्यूब। ये एसआई यूनिट हो गई केजी पर मीटर क्यूब, है ना। एक और अगर इसकी हम सीजीएस में देखें तो मास किस में होगा, ग्राम में होगा, और लेंथ जो मेजर होती है वो सेंटीमीटर में। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी इसको मेजर कर लेते हैं, अदरवाइज हमें यूज तो ऐसा यूनिट्स को ही करना है। ठीक है कि नहीं। तो डेंसिटी कितना हुआ, मास अपॉन वॉल्यूम, यूनिट क्या होगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डायमेंशन भी निकाल सकते हैं एमएलटी से। मास कितना है, 1 है, लेंथ कितनी है, -3, और टाइम कितना है, 0। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं इससे। ठीक है। एक आपको इसमें पता होना चाहिए कि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है। वैसे तो कुछ जैसे मर्क्यूरी भी है, इनकी भी पता होनी चाहिए, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे चैप्टर में पढ़ेंगे हम चीजों को तो वो अपने आप याद हो जाएंगे। लेकिन वाटर का हमें पता होना चाहिए, ये 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होता है, kg पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है। ये एक लेकिन पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, क्योंकि जो डेंसिटी है वो टेम्परेचर अफेक्ट करता है। तो ये एट 4 डिग्री सेल्सियस होता है ना, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ये जो डेंसिटी की बात कर रहा हूँ 10⁻³ की, है ना। यहां से ही एक हम लोग रिलेटिव डेंसिटी टर्म और पढ़ते हैं, रिलेटिव डेंसिटी, या जिसको हम क्या भी कहते हैं, स्पेसिफिक डेंसिटी, है ना। कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है स्पेसिफिक डेंसिटी। अब देखना, देखो कई बार रिलेटिव, टेंथ में भी हमने पढ़ा था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस तरह का कुछ, है ना। रिलेटिव वाली टर्मिनोलॉजी का मतलब भी क्या होता है कि वो रेशियो को डिफाइन कर रहा है। अब ये किसका रेशियो डिफाइन कर रहा होगा, डेंसिटी का। मतलब डेंसिटी ऑफ द मीडियम, डेंसिटी ऑफ द मीडियम, थोड़ा छोटा लिखना चाहिए, डेंसिटी ऑफ द मीडियम अपॉन में डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, एट 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये क्या है, एक रेशियो को डिफाइन कर रहा है कि किसी मीडियम की डेंसिटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमें पता है कितनी होती है, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। निकाल लेंगे रिलेटिव डेंसिटी। अब रेशियो है, दोनों ही डेंसिटी टर्मिनोलॉजी है, तो ये क्या हो जाएगी, यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगी, यूनिटलेस क्वांटिटी। वैसे तो रेशियोज होते ही हैं, है ना, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ भी डेंसिटी, इसकी भी यूनिट क्या होगी, केजी पर मीटर क्यूब, इसकी भी यूनिट क्या होगी, केजी पर मीटर क्यूब। तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हाँ है ना। ठीक है। तो ये दोनों हमें कई बार क्वेश्चन में गिवन होगा कि स्पेसिफिक डेंसिटी, तो हमें पता होना चाहिए कि ये रेशियो को डिफाइन कर रहा है। एक रिलेटिव डेंसिटी की फॉर्म में भी हमें गिवन हो सकता है। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस बन सकता है, जैसे क्वेश्चन तो मैं यही बोल दूं कि 5 kg वॉल्यूम इतना है तो डेंसिटी क्या होगी, तो वो तो ठीक है, हो जाएंगे। इस पर कुछ हम मिक्सचर्स की भी, मतलब एक 2-3 फ्लूइड्स को अगर मैं मिक्स कर देता हूं तो उनकी डेंसिटी अगर मुझे बतानी है तो क्या होगी। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हमें फाइंड करना है कि टू लिक्विड्स ऑफ densities ρ1 and ρ2 and having their mass m1 and m2। देखो यहाँ पे हमें 2 लिक्विड्स गिवन है,
जिनकी डेंसिटी रो1 एंड रो2 है और उनका मास हमें गिवन है m2 एंड m1 एंड m2। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर फॉर्म। जो भी मिक्सचर बना, दोनों लिक्विड्स मैंने मिक्स कर दिए और दोनों मिक्सचर या दोनों लिक्विड्स को जब मिक्स किया तो उसकी कुछ नई डेंसिटी बनेगी, है ना। तो उसकी डेंसिटी क्या होगी वो हमें बतानी। तो देखो जो टोटल डेंसिटी या नेट डेंसिटी होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो यही होगा कि टोटल मास अपॉन, क्योंकि डेंसिटी होता ही क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मिक्स कर दिया है तो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। डेंसिटी तो यही रहेगा। टोटल मास कितना हो गया, देखो m1 मास है और m2 मास है, m1 प्लस m2। लेकिन हमें यहाँ वॉल्यूम गिवन नहीं है दोनों का, है ना। सपोज v1 और v2 होता, वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ हमें डेंसिटी गिवन है रो1 एंड रो2। रो1 क्या होगा, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास m1 है, वॉल्यूम v1 होगा फिर, क्योंकि मैंने v1 ही माना है पहला। और डेंसिटी अगर रो2 है तो m2 अपॉन v2 होगी डेंसिटी। मैं यहां से v1 निकाल सकता हूं, देखो v1 क्या होगा, m1 अपॉन रो1, और यहां से v2 कितना होगा, m2 अपॉन रो2। आगे ना, तो देखो मास तो कितना है m1 प्लस m2, और इस बार अपने पास वॉल्यूम आ गया है। वॉल्यूम कितना होगा, v1 प्लस v2। v1 कितना है, m1 अपॉन रो1, प्लस v2 कितना है, m2 प्लस रो2। ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं, नीचे फ्रैक्शन बन रहा है तो, है ना। m1 प्लस m2 अपॉन में रो1 रो2 को सोल्व कर लेते हैं, एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा m1 रो2 प्लस m2 रो1। रो1 रो2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये कितना आएगा, ये आएगा m1 प्लस m2 इंटू रो1 रो2 अपॉन अपॉन कितना है ये m1 रो2 प्लस m2 रो1। ये क्या हो गया, नेट डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। अब ये फॉर्मूला याद नहीं करना है कि मतलब ये याद करके घूम रहे हैं कि मास टोटल मास हो गया, फिर दोनों डेंसिटीज का मल्टीप्लीकेशन हो गया, पहले के मास को दूसरे की डेंसिटी से, दूसरे के मास को पहले की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ऐसा कुछ याद नहीं करना है, लेकिन निकाला कैसे वो पता होना चाहिए। कंसेप्ट क्या, हमें पता है कि जो डेंसिटी होगी वो टोटल मास अपॉन वॉल्यूम होगी। मास m1 प्लस m2 होगा, सपोज वॉल्यूम v1 प्लस v2 है, तो वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि वॉल्यूम गिवन नहीं है लेकिन डेंसिटी गिवन है, तो यूज किया कि डेंसिटी तो मास अपॉन वॉल्यूम से निकाल रहे थे, तो वॉल्यूम कितना होगा, m1 अपॉन रो1 m2 अपॉन रो2। वो मैंने यहाँ वॉल्यूम में पुट कर दिया, है ना, और बस उसको मैंने सोल्व कर लिया। अगर इसी को अगर एक और लेवल आगे बढ़ाएं क्वेश्चन को, सपोज इसी क्वेश्चन में ऐसे बोला होता कि इक्वल मासेज ऐड किए हमने, इफ इक्वल मासेज आर एडेड। अगर दोनों के इक्वल मास ऐड किए होते तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होती, तो देखो कुछ नहीं होता, मास प्लस हो जाता, तो ये कितना होता है, m प्लस m 2m होता, इंटू रो1 रो2 अपॉन ये m होता, यहां से m कॉमन ले लेता मैं, कितना हो जाता, रो1 प्लस रो2, m से m कैंसिल आउट हो जाता, ये कितना आता, 2 रो1 रो2 अपॉन रो1 प्लस रो2। वैसे दिख नहीं रहा होगा तो इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, 1 मिनट, फोटो आ रही होगी मेरी, तो इधर इसको लिख देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये रो कहाँ भाग गया, तुम तो यहीं रहो। ठीक है, तो ये डेंसिटी क्या होगी अपने पास, 2 रो1 रो2 अपॉन रो1 प्लस रो2। ये बस हमें अगर इसको याद करना है तो इसको याद कर सकते हैं, थोड़ा डायरेक्ट निकाल पाएंगे रिजल्ट को,
अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो, है ना। बाकी सिंपल है, करना कैसे है ये पता होना चाहिए। इसी तरह का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि सपोज यहाँ तो हमें क्या गिवन था, मास गिवन था। अगर वॉल्यूम होता तो, है ना, सेम ही क्वेश्चन में कर देता हूँ। क्या बोला मैंने, टू लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज ρ1 एंड ρ2। तो चलो अलग से लिख लेते हैं, टू लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज ρ1 and ρ2 are added having their volume V1 and V2। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। जो कि मिक्सचर बना ना, उसकी डेंसिटी निकालनी है। सेम कंसेप्ट यूज होगा। क्या करना है कि यहाँ पर इसको वैसे खुद ट्राई कर लो, पॉज कर कर सोल्व कर लो इसे, है ना, फिर सॉल्यूशन देखना। देखो अब डेंसिटी निकालना है मिक्सचर की, तो टोटल मास अपॉन वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम। टोटल मास कितना होगा, m1 प्लस m2। अगर पहले लिक्विड का मास m1, दूसरे का मास m2, तो m1 प्लस m2 होगा, होना ये चाहिए। गिवन है कि नहीं वो देखेंगे, है ना। ρ1 ρ2 v1 v2 गिवन है, इस बार वॉल्यूम गिवन है, मास गिवन नहीं है। और अपॉन में टोटल वॉल्यूम, तो v1 प्लस v2 होगा। अब m1 m2 नहीं है तो वो निकालना पड़ेगा। तो ρ1 कितना होना चाहिए था, m1 अपॉन v1, और ρ2 कितना होना चाहिए था, m2 अपॉन v2। हाँ कि नहीं। तो m1 निकालना है, तो m1 कितना हो जाएगा, ρ1 v1, और ρ2 कितना हो जाएगा, सॉरी m2 ρ2 v2। अच्छा यहां से इस बात को ध्यान भी रखना कि डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। हमें जो क्वेश्चंस में गिवन होती है वो डेंसिटी गिवन होती है और वॉल्यूम गिवन होती है। हम वहां से मास निकाल सकते हैं। मास कितना होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना। क्योंकि डेंसिटी क्या बता रहा है कि ईच यूनिट ऑफ वॉल्यूम में कितना मास है। और अगर मैं उसे टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल मास नहीं आ जाएगा, है ना। ये वही डेंसिटी का मतलब, ऐसे समझो कॉस्ट ऑफ वन पेन, है ना, कि वन पेन की कॉस्ट अगर 5 रुपीज है तो आपसे पूछा जाता था कि 10 पेन की बताओ क्या होगी, है ना। तो वो 1 रुपी, सॉरी 1 पेन की जो कॉस्ट है वही डेंसिटी है। मतलब वन वॉल्यूम, 1 यूनिट वॉल्यूम का कितना मास है, 1 यूनिट वॉल्यूम का मास कितना है, उसी को ये डिफाइन कर रहा है। अगर मैं इसको टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल मास आ जाएगा, हाँ कि ना। तो मास हम निकाल सकते हैं अगर डेंसिटी और वॉल्यूम गिवन हो तो। बाकी यहाँ पे m2 मिल गया हमें, क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। ठीक है, कितना है, ρ1 v1 प्लस ρ2 v2 हो जाएगा, अपॉन में v1 प्लस v2। सेम ही थोड़ा सा क्वेश्चन अगर आगे और बढ़ाना चाहें, हम एक और लेवल ऐड करना चाहें कि इफ सपोज कि इक्वल वॉल्यूम्स वर एडेड, है ना, इसमें लिख देते हैं इफ इक्वल वॉल्यूम आर मिक्स्ड या एडेड, मिक्स्ड लिख देते हैं। अगर इक्वल वॉल्यूम ही ऐड किया हुआ होता तो v1 इज इक्वल टू v2 हो जाता, सपोज v, हाँ या ना, v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v। यहाँ पुट कर दें तो देखो ρ1 v, क्योंकि v1 भी कितना है v, प्लस ρ2 भी v, और v प्लस v। यहाँ से v कॉमन ले लें, ρ1 प्लस ρ2 अपॉन में 2v, v से v कैंसिल आउट। तो मिक्सचर की जो डेंसिटी होगी वो कितनी हो गई है, ρ1 प्लस ρ2 अपॉन 2। ये ज्यादा सिंपल है कि अगर इक्वल वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं तो दोनों की डेंसिटी का एवरेज निकाल लो बस। वो किसको डिफाइन कर रहा होगा, मिक्सचर की डेंसिटी को डिफाइन कर रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ये बेसिक है अपने पास। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो हम लोग करते हैं, अच्छा अगर डेंसिटी को देखा जाए तो डेंसिटी को अफेक्ट कौन कर सकता है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेंसिटीज, डेंसिटी
कौन कौन से फैक्टर हैं जो डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं, है ना? तो टेम्परेचर, क्योंकि प्रेशर का तो हमने बोला कि अगर देखो डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब अगर मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, सॉरी वॉल्यूम, है ना? इसका क्या मतलब है कि अगर मास को मैंने इंक्रीज किया तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, लेकिन अगर वॉल्यूम को इंक्रीज किया तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो अभी हमने क्या बोला है कि जो हमारा फ्लूइड है वो कैसा है, आइडियल फ्लूइड है, और आइडियल फ्लूइड के केस में वो कंप्रेसिबल नहीं होगा, इनकंप्रेसिबल है, और इनकंप्रेसिबल होगा तो उसमें प्रेशर का तो कोई रोल ही नहीं है, कितना भी प्रेशर लगाओ उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कितना भी प्रेशर है तो आइडियल फ्लूइड का क्या कह सकते हैं हम कि उसकी जो डेंसिटी होगी वो फिक्स होगी प्रेशर चेंज करने पर, प्रेशर का कोई रोल नहीं है, प्रेशर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन अगर टेम्परेचर को देखें तो देखो, अगर टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज किया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो पार्टिकल्स को थोड़ी बहुत एनर्जी मिलेगी, दूर दूर जाएंगे, उससे क्या होगा कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो टेम्परेचर पे क्या रोल होगा कि एज वी इंक्रीजेस द टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीजेस, देयरफॉर डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड डिक्रीजेस। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से डेंसिटी जो होगी ना वो डिक्रीज होगी, डेंसिटी डिक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीज होगी फ्लूइड की। ठीक है, तो ये रिलेशन पता होना चाहिए। नेक्स्ट में, आज इतना ही, नेक्स्ट में हम लोग प्रेशर की बात करेंगे, प्रेशर स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा बहुत रिलेटेड टर्मिनोलॉजी थी या फिर कंसेप्ट था, क्योंकि डेंसिटी बहुत ज्यादा यूज होती है। प्रेशर होगा, प्रेशर हमें पता है कि क्या होता है, डिफाइन पी से करते हैं, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना? क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि जो प्रेशर है ना ये स्केलर क्वांटिटी है, मैं बता देता हूं कि ये स्केलर क्वांटिटी है, इवन फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा हाँ, कि वेक्टर एरिया क्वांटिटी, सॉरी एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब देखो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी और ये स्केलर क्वांटिटी, अब ऐसा तो नहीं होगा कि वेक्टर से वेक्टर कैंसिल आउट हो गए, नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट कि होता नहीं है। तो फिर प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी कैसे आता है ना? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। बाकी इसी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि व्हाट इज प्रेशर एंड स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है प्रेशर। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करना इस पर आगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे प्रेशर को आगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।